तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट बात को वाइंड अप किया था कि हमारे पास जो कॉपर है वो यहाँ पर मौजूद है, उसी तरह यहाँ पर सोल्यूशन होगा। जिंक है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट होगा, कॉपर है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा। अब यहाँ पर कौन सी चीज मूव कर सकती है? याद रखिएगा, यहाँ पर इर्द गिर्द यानी यहां से यहां और यहां से यहां आयंस मूव करेंगे। ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल था। जब जब तक ये जिंक रॉड रहेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जिंक रॉड आहिस्ता आहिस्ता थिन होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और कॉपर का रॉड जो है ये थिक होता चला जाएगा। तो जब तक ये जिंक मौजूद रहेगा रिएक्शन स्टार्ट रहेगा। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन को मोस्टली डिस्चार्जिंग रिएक्शन कहते हैं। आपके पास लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, तो उसमें इसी तरह की चार्जिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब यहां से जरा चलते हैं थोड़ा सा चार्जिंग की तरफ। कोई आप में से बता सकता है इसको चार्ज करना हो तो मैं क्या करूंगा? यानी इसी सेल को मैंने दोबारा यूज करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा तो एनोड क्या बन जाएगा? जहां पर लूज हो रहे थे वहां पर गेन होना शुरू हो जाएंगे। यस यानी यस कैथोड। एनोड। शाबाश, जिंक जिसने लूज किया हुआ था अब वो गेन करना शुरू हो जाएगा, और वो दोबारा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। और कॉपर जिसने गेन किए हुए थे वो लूज करना शुरू हो जाएगा। तो दोबारा से आयंस मूव करके ये रॉड दोबारा से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन होते हैं। अब इनके कुछ पोटेंशियल्स होते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी चीजें डिस्कस करें तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज देखते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को देखनी है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती क्या है। हमने देख लिया सबसे पहले कि हमारे पास अगर आयंस इन सॉल्यूशन हो तो वो क्या कंडक्ट करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस कर सकते हैं, आयनिक सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इनकी मेजरमेंट करते हैं। आप आयंस को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं तो बता सकता है आप में से? अगर मुझे गैल्वेनिक मीटर लगाते हैं। मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस करनी है। जी, आयंस इन सॉल्यूशन की तो समझ आ गई है ना सबको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस टॉपिक में? मैंने आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि ये किस तरह से मूव करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों ने आयंस की मूवमेंट देखनी हो तो आप उसकी मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लॉज अप्लाई होते हैं। कोई एक लॉ का नाम बता सकते हैं? लेना जो सही है वे। सर ये ओम्स लॉ। व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ तो आपको जो करंट पास कर रही होती है किसी भी चीज में से उसको लिए चले हम मेजरमेंट ऑफ, जी, उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। और याद रखें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू कंडक्टेंस। यहाँ पर जो एक लॉ आप यूज करेंगे ना कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, वो लॉ कहलाता है क्लॉरिश लॉ।
जस्ट लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, क्योंकि हम मुझे पता था, बस प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था। सॉरी, आपको नाम प्रोनाउंस मुझे भी बड़ी मुश्किल से यार, ये ऐसा नाम मुराद नाम है, ये प्रोनाउंस नहीं होता सही तरह से। ओके जी, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्लॉरिश लॉ क्या है, तो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है, इस लॉ के बारे में? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी दो किस्में हैं, कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? सर स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, और वीक? पार्शली। अच्छा, ये बताएं, कोई एक एग्जांपल बताएं इसकी, स्ट्रॉन्ग। सर जैसे सोडियम क्लोराइड है, हाँ हाँ, ये स्ट्रॉन्ग है ठीक है। और जी। जो कोई और जिस तरह से एस्टिक CH3 वाला, CH3COOH, आई थिंक वो वीक। वाटर वीक है सर। वाटर वीक है? वाटर तो बहुत ही वीक है, वाटर तो वाटर बिल्कुल वीक है ही नहीं नहीं। है। प्योर वाटर कभी भी कंडक्टर नहीं होता। अच्छा, ये क्लोरिश लॉ जो है ना, ये आप अप्लाई करते हैं किसके लिए? आप इसको यूज करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस देखने के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें ना, तो आपके पास इस मेजरमेंट को यूं लिखा गया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जैसे जैसे यहाँ पे हम कंडक्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पर हम उनकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे और कंडक्टेंस वाई एक्सिस पे। याद रखेंगे, जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उनके अंदर जो उनकी कंडक्टेंस है उसका एक पैटर्न आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाएंगे। यानी कंडक्टेंस जो है, जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होते जाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ आएगा। असल में ये ग्राफ डाउनवर्ड क्यों आ रहा होता है? क्योंकि आपके लिटरेचर में इसका अंडर रूट लिया हुआ है। तो कई चीजों को आप जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस के एस्पेक्ट से देखते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब पता है आप लोगों को? एनी वन ऑफ यू जिसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नहीं पता? एनी वन ऑफ यू? किसी को नहीं पता तो बता दे, मैं समझा देता हूँ। चलो मैं करवा ही देता हूँ। सर समझा सर दो। मुझे नहीं ग्राम पता इक्विवेलेंट इसका। का सर मुझे नहीं मतलब पता। है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपके पास कितना, एक 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 मोल। सिंपल लफ्जों में करते हैं तो आपने देखना होता है कि उसके 1 मोल आयंस कितनी कंडक्टेंस कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके सारे के सारे आयंस जो होते हैं वो कंडक्टेंस कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन का अंडर रूट, यूं अंडर रूट के ऊपर मतलब ये है कि वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है यूं, लेकिन ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वो ट्रेंड कुछ यूं है, वो एक पैटर्न नहीं होता। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको कहा जाता है इन्फिनिटी डाइल्यूशन। थोड़ा सा ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये इन्फिनिटी डाइल्यूशन के बाद आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कोई आप में से बता सकते हैं इन्फिनिटी डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सर पानी ज्यादा हो जाए, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा होगी। इन्फिनिटी बहुत ज्यादा होगी? मतलब इन्फिनिटी में ज्यादा, इन्फिनाइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जरा मजीद अच्छे तरीके से जरा डिफाइन करें ना। जब हम इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं तो इससे हमारा मकसद क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि आपने आयंस को डिसॉल्व किया और आपने इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन बना लिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
सर इसमें ये है कि मतलब और सब्सटेंस मतलब जो भी हम सॉल्वेंट और ऐड करेंगे ना, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं आएगा। कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं आएगा। हम्म, सर मतलब सिंपल डाइल्यूशन। वर्ड्स में एग्जांपल मींस जैसे लस्सी में आप पानी डालते जाएं, हाँ जी, तो क्या होगा? दैट इज सर मतलब वो कंसिडर्ड सॉल्यूट हाँ के हाँ हाँ डिल्यूशन। हाँ हाँ, ये देखें, सॉल्यूट के अमाउंट जो एफएससी है वो सारे बहुत पढ़ के आए कम हैं है। ना, एफएससी सारे पढ़ के आए हैं आप। मुझे ये बताएं, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का जिक्र आया है, और वो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी में जिक्र करता है, जब सॉल्यूशंस को बना रहा है तो वो कहता है हाइड्रेशन एनर्जी हीट अब्सॉर्ब वन वन मोल ऑफ गैसियस एंड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसने ढंग से ये एक बार पढ़ी या पढ़ाई है उसको पता होना चाहिए कि ये इंफिनिटी डाइल्यूट, ये एफएससी की किताब है, ये इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। चलें इसको समझते हैं, ये याद रखिएगा, ये रेफरेंस इसका मैंने इसलिए दिया कि ये बात एफएससी से अंदर से हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंफिनिटी डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास, आपने पानी ऐड करना शुरू किया और एक चीज बढ़ना शुरू की, मिसाल के तौर पे, ये जिन लड़कों को तो इसका बड़ी अच्छी तरह आइडिया होगा, चूने का पत्थर पानी में डाल दें और चूने के पत्थर के ऊपर पानी डालें, तो आपने देखा है कि इसमें से एक गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यस और सर। इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। इसके अंदर हीट निकलना शुरू होती है, आप पानी ज्यादा डालते जाएंगे ये ज्यादा हीट इवॉल्व करता जाएगा। एक टाइम आएगा कि जिसके बाद आप इसमें जितना मर्जी पानी ऐड करते जाएं, इसकी हीट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको कहते हैं इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि आप जितनी मर्जी आप उसको डाइल्यूट करते जाएं उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये है आपके पास इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जब आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, जब आप चले गए एक खास पॉइंट पर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे इसकी कंडक्टेंस कब तक देखनी है, जब तक मैं इसमें पानी डालता जाऊं अनलेस के इसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, इसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो चेंज होना बंद हो जाए, तो इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और याद रखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के इंफिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बहुत मुश्किल से बनते हैं, तकरीबन नहीं बनते, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ती है आपके पास वहां पर आयोनाइजेशन बढ़ती है। ये रूल याद रखें, डाइल्यूशन इंक्रीज आयोनाइजेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 100% आप उनको कभी भी आयोनाइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा, कैन नेवर बी 100% आयोनाइज्ड। ये बात समझ आ गई? ये कभी हम बफर्स के बारे में पढ़े ना, तो उसके अंदर भी हमें इसकी डिटेल मिलती है। खैर, तो आपको यहां से ये समझ आनी चाहिए कि आपके पास जो क्लॉरिश लॉ है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के हवाले से आपको मेजरमेंट करके देता है। अब जिन लोगों को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का नहीं पता, हम पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ लेते हैं और फिर उसको जाते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मुझे ये बताएं, अगर मैं यूज कर रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कितने आयन्स बनाएगा? ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर मैं इसका 1 मोल यूज करूं, आई विल गेट 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ क्लोराइड नेगेटिव, यही होगा ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जी सर। ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है 1 मोलर। 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस पे जो उसकी कंडक्टेंस आएगी वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास H2SO4 हो और मैं इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखना चाहूं तो क्या होगा?
हाँ जी, अगर 1 मोल H2SO4 हो तो कितने मोल्स बनेगा H पॉजिटिव आयन? शाबाश, बताएं। सर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं नहीं पूछ रहा टू क्या, मोल्स 2 मोल्स 2 मोल्स हाइड्रोजन बनेंगे के, ना 2 मोल्स हाइड्रोजन के H पॉजिटिव एक के। सल्फेट का। वन अब मुझे सल्फेट का बताएं ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट है? 2 ग्राम सर। 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो क्या 1 मोल H2SO4 यूज किया जा सकता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए? बताएं, दोबारा सुने। 1 मोल अगर HCl हो तो वो 1 मोल H पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसका मतलब आई नीड 1 मोल HCl solution to produce 1 moles of H positive ion, 1 gram equivalent of H positive ion। ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो 1 मोल तो वो तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा। तो अगर मुझे इसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? So multiply by Avogadro's. हाँ, देखिए ना, सिंपल है। 0.5 moles of sulfuric acid 0.5 हाफ मोल्स। हाफ लेंगे शाबाश शाबाश। अब इस बात को जरा समझो, ये बनाएंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आपने एक टर्म पढ़ी हुई है मोलैरिटी, याद है ना आप लोगों को? मोलैरिटी हम पढ़ते हैं। एक टर्म हमने पढ़ी थी मोलैलिटी। इसमें एक टर्म आती है नॉर्मेलिटी। किसी को याद है ये? कभी आपने एमएससी में लाजमी पढ़ी होगी नॉर्मेलिटी। नहीं याद आपको? ये कॉन्सेप्ट वीक हो गया। चलें, सिंपल याद रखें। सिंपल लफ्जों में बताता हूं। आपने ये याद रखना है कि जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो आप रिएक्टेंट के मोल्स कंसीडर नहीं करेंगे। आप किसके मोल्स कंसीडर करेंगे? H प्रोडक्ट्स पॉजिटिव। के। H पॉजिटिव के, क्योंकि हम कंडक्टेंस देख रहे हैं H पॉजिटिव के हवाले से। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जरा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर मेरे पास NaCl हो तो इसके 1 मोल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयंस के लिए मुझे कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए? आई नीड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 1 वन मोल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। लेकिन अगर मेरे पास Na2SO4 हो, इसके 1 मोल इक्विवेलेंट के लिए हाफ। हाफ चाहिए। ये बात समझ आई? तो जी सर। आपके पास जो ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सिंपली डिफाइन करें तो वो कंडक्टेंस जो आपके पास 1 मोल आयंस प्रोड्यूस करेंगे उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का नाम देंगे। ठीक हो गया? ये जी बात समझ सर आ गई? मीन अच्छा, तो अगर HCl होगा तो 1 हाँ 1 होगा H2SO4। अच्छा, और अगर यहाँ पे अगर H3PO4 होता सपोज, तो 1/3 हो जाता। एक्सीलेंट, शाबाश। ये 1 होता और ये 1/3 होता। बस अब आपको समझ आ गई है। तो आप क्या किस तरह से मेजरमेंट करते हैं? आप मेजरमेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि वो 100% आयोनाइज होता है। हो वीक जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हम मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, वो 100% आयोनाइज नहीं आयनाइज होता। नहीं होता। और अगर कोई 100% आयोनाइज नहीं होता तो हम उसकी फिर 100% कंडक्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात याद रहेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग यस सर। इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से। अच्छा, यस सर। अब जरा थोड़ा सा आपके उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, आपको मैं बता दूं कि आपने जो टॉपिक अभी तक किया है इसमें आपने आयंस इन सॉल्यूशन पढ़ लिए, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड फ्लोरिश लॉ पढ़ लिया। यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ना आपने। मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये किसी को इसमें क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, प्लीज हेजिटेट ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मतलब सीखने का एक दौर होता है, उसके बाद सीखा भी नहीं जाता। तो दिस इज ओनली द वे कि आप उसको। सर ये जी जी। सर ये जो लॉ है इसकी 2019 के पेपर में था। एक तो इसी लॉ को डिफाइन करना है, फिर इसकी एप्लीकेशन दें। हाँ, तो इस लॉ को आपने डिफाइन किया 1 ग्राम एक्विवेलेंट।
और इसकी एप्लीकेशन में आप लिखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड करना मुश्किल है, आप ग्राफिकल साथ एक्सप्लेनेशन दें। 5 नंबर का सवाल था ना, तो आप उसमें वो बात ऐड करें, इसकी डेफिनेशन ऐड करें, और उसके साथ आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जिक्र करें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के हवाले से बताएं, इसकी एप्लीकेशन देखें। एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये बताता है कि जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे आपके पास उतनी ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम कितनी हमने डाइल्यूशन करनी है और कितनी डाइल्यूशन पे हमने कितनी कंडक्टेंस लेनी है, इसको फिर हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं। आपकी जितनी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो ऐसी होती है ना, अभी आगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी उसमें यही लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, सर इसके लिए ठीक लेंथ हो गया। कितनी होनी चाहिए? क्या क्या स्पेसिफिक होती है कि इतने पेजेस होने चाहिए मैक्सिमम, देखिए, आप क्वेश्चन या के फिर अंदर document पे आएगा देखिए, स्टेट? आप क्वेश्चन की डिमांड बताएंगे, वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लिखना तो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक है ना। जैसे वो आपसे ये पूछता है कि 1.5 से 2 सफों का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल फ्लोरिश लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। अब डेफिनेशन जब लिखेंगे तो वो ग्राम इक्विवेलेंट के 3 लाइनों पे चलेगी। उसके बाद आपने एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ बनाया, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बना दिया और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बना दिया। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करें कि ये 100% आयोनाइज होता है, ये 100% आयोनाइज नहीं होता। उसके बाद आप इसकी यस सर। एप्लीकेशन पे चले जाएं और आप इसको फाइंड आउट करें कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स को आप रख के उसकी कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ सर सॉल्वेंट्स। एप्लीकेशन कितनी, मैक्सिमम कितनी एप्लीकेशंस होंगी इसकी? कि आप अगर एप्लीकेशन इसकी कितनी किस तरह से लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको 3 एप्लीकेशन आती हैं और ढंग से आती हैं हम्म तो आप वो 3 लिख दें, हम्म और अगर आपको 6 भी आती हैं और ढंग से नहीं आती तो वो फिर क्या फायदा है, आप 2-3 एप्लीकेशन हम्म उसकी पकड़ लें। देखिए ना, 1 नंबर की डेफिनेशन लगा लें, 2 नंबर की हम्म एक्सप्लेनेशन लगा लें, तो 2 नंबर ही पीछे बचेंगे ना। तो 2 हम्म। नंबर में हम कितना को लिखते हैं? सर सर 7 नंबर का क्वेश्चन था। अगर 7 नंबर का है तो फिर कम से कम 5 एप्लीकेशन लिखेंगे। चले मैं आपको इसका एप्लीकेशन करवा देता हूँ। मैं असल में ना आके जो ये जो कंडक्ट टाइट्रोमेट्रिक है ना, सारी की सारी ये जो है, जो कंडक्टेंस है वो सारी की सारी इसी के ऊपर आती है। मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस का बता देता हूँ, आप उसको कर लें, कोई इशू नहीं है। वैसे तो वो सर चैप्टर इसमें तो लास्ट रिजल्ट में लिखना होता है ना, जिस तरह से हम समराइज करके लिखते हैं, लाइक कि इसका ये रिजल्ट था, इस लॉ का ये कंक्लूजन ये था, नहीं, तो इसमें तो ये तो आप नहीं लिखना पड़ता ना? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे देखिए, आपने कंक्लूजन अगर किसी लॉ का लिखना भी है, जिस लॉ की डिमांड है हम्म उसके हवाले से लिखे ना, अगर वो उसके साथ उसकी फिट बैठता है तो आप बिल्कुल लिखें, और अगर वो उसके साथ फिट नहीं बैठता तो आप उसको नहीं लिख सकते। डिपेंड करता है ना कि उसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की। सर जिस तरह से डिस्कवरी वगैरह लिखते हैं तो वो फिर उसकी डेफिनेशंस में हम एडजस्ट करके लिखते हैं, उसके लिए सेपरेट से तो हेडिंग नहीं देते हैं ना? हाँ, वो आप उसकी जब लिखेंगे तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि उसकी लाइक है क्या। थोड़ा सा सीएसएस का पेपर का पैटर्न ना हमारे आम रेगुलर पेपर से डिफरेंट होता है। उसमें आपने उसकी थोड़ी हम्म सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी होती है, या उसका बताना होता है कि ये चीज है क्या, इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, इसको हम एप्लीकेबल कहाँ है ये वाली चीज। क्योंकि हम्म यहाँ पर वो आपको सिर्फ केमिस्ट्री में तो जज नहीं कर रहे ना, वो तो आपको ये भी देख रहे हैं कि आप लोग उसको जानते भी हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है, किस वजह से ये लॉ बना था, इसके पीछे क्या थे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको एड्रेस करने के लिए आपने ये सारी चीजें की हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Okay. को मेजर करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अह, एक ना इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, अगर आप ये भी लिख देंगे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आई थिंक सो कि आपको ये लिखनी चाहिए। सर कौन सी है? मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको ये साथ साथ में करवा भी देता हूँ। ओके सर। तो मैथमेटिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से। देखिए, अगर मुझे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में जाना है तो सबसे पहले इसे हम डेल नॉट साइन नॉट पढ़ते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा सी नॉट प्लस लैम्डा ए नॉट। इस इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो है, ये होल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है एज अ होल, यानी मैं कहता हूं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
SaO। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल्टा C की, तो ये आएंगे स्पेसिफिकली कैटायंस की कंडक्टेंस एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। और अगर मैं बात करूं डेल्टा ए की, लैम्डा ए की सॉरी, तो ये है एनाइंस एट इंफिनिटी सॉल्यूशन, एनाइंस एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। यहाँ एक बड़ा मजे का पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना। जो लैम्डा सी है ये है कैटायंस के लिए और लैम्डा ए है एनाइंस के लिए। अगर मैं बात करूं Na2SO4 की, ये 2 moles ऑफ यानी 2 moles इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम देगा एंड 1 mole इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट आयन देगा। तो जब हम कंडक्टेंस लिखेंगे तो हम कहेंगे कि यू हैव 2 moles इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एंड 1 mole इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। और टोटल कंडक्टेंस किसके बराबर होगी? 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। आपके पास जो टोटल कंडक्टेंस में हिस्सा ले रहे हैं वो 3 मोल्स इक्विवेलेंट है, जिसमें 2 मोल्स इक्विवेलेंट कैटायन है और 1 मोल इक्विवेलेंट एनायंस है। अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसमें 1 मोल इक्विवेलेंट कैटायन है और 1 मोल इक्विवेलेंट एनायंस है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने वहां पे एग्जाम्पलीफाई कर दी। तो आप देख लें, आप किसी की भी यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ, चले यहाँ लिखते हैं जी इसकी, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखें लैम्डा, सॉरी, टोटल कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, तो क्या लिखेंगे बताएं जरा? सर 1 लैम्डा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस लैम्डा प्लस Cl लैम्डा 3 क्लोराइड एल्युमिनियम। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया? सर इस जी सर मल्टीप्लाई करेंगे। जी ये प्लस करेंगे, ये आपस में ऐड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अच्छा, अब इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो प्लीज बता दे, क्योंकि ये वैसे सिंपल सी चीज है, आपने उसकी कंडक्टेंस को मेजर करना है, आप सिंपल इस तरीके से मेजर कर लेंगे। आपने ये रूल को ड्राइव श्राइव नहीं करना वहां पे, सिर्फ आपने इक्वेशन लिख देनी है और आपने बता देना कि ये आपके पास डाइल्यूशन को फाइंड आउट करने का या किसी चीज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है ना, इसकी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास, आप क्या कर सकते हैं, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इंफिनिटी डाइल्यूशन पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वीक electrolyte conductance equivalent conductance at infinity dilution, सबसे पहली चीज। दूसरा इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से, यानी आप इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल आप लिख देंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो अल्फा है आपके पास ये बराबर आएगा, यानी आप क्या देख रहे हैं उसकी सिंपल कि कितनी डिसोसिएशन हुई है और टोटल डिसोसिएशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम डेल्टा नॉट लिखते हैं तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल है।
कितनी होनी चाहिए, और वो डेफिनेटली 100% होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी रही है वो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये बात समझ आई आपको? जी सर। अच्छा, यस सर। अब ये बताएं कि इंडस्ट्री में एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिंक यूरिनाइल एसीटेट। ये 1.25 लाख का 25 ग्राम केमिकल है। यानी अगर आपने, और ये आज के दौर की बात नहीं है, ये मैं 2013, 14, 15 की बात बता रहा हूँ, यानी अपने जमाने जाहिलियत की जब हम पढ़ा करते थे। तो अब आप सोच लें कि, एक मिनट, अब आप सोचें कि आज के दौर में इसकी प्राइस क्या होगी। जब डॉलर 94 का था, ये तब की प्राइस है तकरीबन। तो अब आप सोचें कि आप डबल तकरीबन प्राइस हो चुकी है। तो ये 1.25 लाख का 25 ग्राम था। अब आप चाहते हैं उस जिंक यूरिनाइल एसीटेट को इस्तेमाल करना, तो क्या आप जैसे अंडिया में नमक डालते हैं ऐसे ऐड करेंगे इसको? आप इसकी सोल्यूबिलिटी नहीं सर। निकालेंगे। तो आप इस लॉ की मदद से पहले सोल्यूबिलिटी निकालेंगे, किसकी? ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। जो बड़े कॉस्टली सॉल्ट्स होते हैं, आपका सिल्वर नाइट्रेट ही नहीं मान, सिल्वर नाइट्रेट काफी महंगा, वो भी वहां 2500 3000 रुपए की बोतल आती थी, छोटी सी 10 ग्राम की। तो आप अंदाजा करें कि आपके पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स जो हैं, आप उनको मेजर करेंगे। सबसे पहले आप काम कर रहे हैं लैब में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड बना रहे हैं, एक्वारिजिया का रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड क्लोराइड कितना हल होता है और कितना डिजोल्व नहीं होता। जब तक आपके पास उसकी सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, आप उसकी कभी भी वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इसकी मदद से निकालने हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज ये होती है कि आप इसमें KSP यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है, ये आप लोगों ने कभी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे मेरे ख्याल से KSP के। तो अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ याद रखें कि आप इससे KSP स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट और ये चीजें जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वहां पर लिख लें यस। और इनके साथ इनकी इक्वेशन आप ये मेंशन करते हैं, दैट्स इट। आई थिंक सो अब ये 7 नंबर का पूरा पेट भर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है इसको 7 नंबर पूरे करने चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है अगला, वो है हमारा डेबाय हक्कल थ्योरी। मैं जरा आपको डेबाय हक्कल थ्योरी के हवाले से थोड़ा सा बता दूं। ट्रांसपोर्ट नंबर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं और फिर डेबाय हक्कल की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी बेसिस हमें अपनी सेट करनी पड़ती हैं ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। डेबाय हक्कल थ्योरी भी आपके पेपर में ना, पास पेपर्स में आई हुई है, इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। सर ट्रांसपोर्ट नंबर का भी आया हुआ है, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर का ये जो आप बिल्कुल करा रहे हैं ये भी आया हुआ है 2019 के। बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा, सही कह रहे हैं। मैं जरा सर डिबाय, पीएमएस में तो डिबे हकर थ्योरी तकरीबन हर पेपर में आई हुई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो 2 चैप्टर आपके सबसे पहले मैंने पकड़े थे वो यही थे। इससे याद रखिएगा, अगर किसी ने MSc किया तो उसको पता है कि ये MSc तक के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, डेबाय हक्कल थ्योरी हमें क्या बताती है? सर डेबाय पहले हक्कल थ्योरी ट्रांसपोर्ट को नंबर कर रहे हैं डिवाई मैं हक्कल। बताता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट नंबर भी। मैं जरा आपको डेबाय हक्कल थ्योरी जो है इसको जरा थोड़ी सी बेस बना लूँ, फिर हम ट्रांसपोर्ट नंबर इसके साथ ही सीख लें। क्योंकि टाइम थोड़ा इस मीटिंग का, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिबाय हक्कल कंप्लीट कर लूँ। आपके पास जब दूल्हा साहब अपने इन लॉज में चले गए, जब वो दूल्हा साहब इन लॉज में चले गए, तो जितनी उनकी सिस्टर्स इन लॉ थी उन्होंने उनको कवर कर लिया। ऐसा ही कुछ सीन हमें नजर आता है शादियों पे। अब ये इनको कवर करके बैठे हैं। इसकी मिसाल आप और ले लें, आप कह लें खाना टेबल है जिसके ऊपर छोटा गोश्त पड़ा हुआ है और ये इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। अब ये हर आइन के साथ अट्रैक्टेड है।
जब मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो ये मूव करना शुरू होगा। अब जब इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में इसके इर्द गिर्द जो एक सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है, जो सारा एक जैसा है, वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। कैसे? सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कुछ यूं बन जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ यूं बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो खींचा चला जा रहा है टूवर्ड दिस नेगेटिव प्लेट। एट द सेम टाइम जो ये सारे हैं ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये इसको खींच रहे हैं ताकि ये इसके साथ ऑपोजिट चला जाए, यहाँ पर चला जाए। तो यहाँ गालिब का शेर है ना, ईमा मुझे रोके है तो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो ये देखें जी, ये नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जो है ये सिमेट्रिक था और ये एसिमेट्रिक है। तो डेबाय हक्कल ने ये बात की थी कि आपके पास जब आयंस मूव करते हैं तो वो ऐसे नहीं मूव कर लेते, बल्कि उसके अंदर एक रीअरेंजमेंट होती है, और फिर वो उस रीअरेंजमेंट के बाद इन फोर्सेस को मैनेज करते हैं तो वो मूव कर सकते हैं। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए तो आयंस की मूवमेंट नहीं होती। और इसकी जो इक्वेशन है, लकीली हमारे पास इसकी डेरिवेशन नहीं है, अदरवाइज ये एमएससी में जब हम पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो इसीलिए ड्राइव करवाई जाती थी। ये तकरीबन 4-5 पेजेस की कोई डेरिवेशन है, भाई साहब ने करके वक्त डाल दिया और हम लोग फिर पाकिस्तानी इसके पीछे पड़ गए। हमने भी रट्टा लगा के जानी है। सबसे बुरा पेपर जो मुझे लगता रहा है वो फिजिकल का पेपर था, क्योंकि हमें रट्टा लगा के जाना पड़ता था। हमें ये समझ नहीं सर आप, बीएससी में हमारे साथ भी यही होता था। और एक जगह से आप भूल जाएं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छा, ये इक्वेशन अनफॉर्चुनेटली आपको एज इट इज याद करके जानी पड़ेगी पेपर में, अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो कहेगा कि इस बच्चे को तो केमिस्ट्री की अलीफ बे नहीं आती। तो ये वो इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोफिलेटिक मोबिलिटी के हवाले से आपने याद रखना है कि वहां पर यूज की जाती है। तो याद रखिएगा कि ये आपके पास जो